नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पलाश और स्वागत है आपका रूहानी किस्से में। यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपकी रूह तक हिला देगा। अंधेरों की खामोशी, सुनसान रास्ते और अनसुनी चीखों के बीच हम आपको ले चलेंगे उन किस्सों की दुनिया में जहाँ हर परछाई में छुपा है एक डरावनी राज। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये भूतिया कहानी। सालों से सुंदरबन के गहरे जंगल में एक खाल के बारे में अजीब अफवाहें फैली हुई थी। गांव वालों कहते थे कि उस खाल से रात के समय किसी औरत की कराहने की आवाज आती है। कई बार दूर से ढोलक और शंख की आवाज भी सुनाई देती, जैसे कोई तांत्रिक पूजा हो रही हो। पर सबसे डरावनी बात थी, जो भी मछुआरा या लकड़हारा रात के समय उस खाल के पास गया वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आया। गांव के पास ही रहते थे 3 दोस्त, राकेश, नीरज और भोलू। राकेश बहादुर किस्म का था, नीरज हमेशा हर चीज की तय तक जाने वाला और भोलू थोड़ा डरपोक मगर दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता था। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि मंगल काका जो मछली पकड़ने गया था वो भी उसी खाल से गायब हो गया। बस उसकी नाव टूटी हुई हालत में मिली। नाव पर खून के धब्बे थे और बीच में किसी की नाखून से खर्चने जैसे निशान बने हुए थे। गांव के लोग और ज्यादा डर गए, लेकिन राकेश ने तय कर लिया, हम इस खाल का राज जानकर रहेंगे। आखिरकार ये कोई भूत है या इंसानी का खेल। नीरज में हाँ भी भर दी। भोलू ने बहुत मना किया, लेकिन आखिरकार दोस्तों के हाथों मजबूर होकर भी मान गया। तीनों ने तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात वे नाव लेकर उस खाल की ओर जाएंगे। चांद पूरा आसमान में चमक रहा था। ज्वार के पानी में नाव हिल रही थी। हर तरफ सिर्फ घना जंगल, झिंगुरी की आवाज और दूर कहीं से आती जंगली जानवर की चीख सुनाई दे रही थी। भोलू का दिल धड़क रहा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों, ये जगह सच में अशुभ है। और तभी अचानक खाल से औरत की चीख सुनाई दी, एक लंबी दर्द भरी चीख, जैसे कोई डूब रहा है। नीरज ने तुरंत चप्पू रोक दिया। तुम लोगों ने सुना? कोई औरत मदद के लिए चिल्ला रही थी। राकेश ने आंखें तर्री। यही तो है उस खाल का राज, चलो देखते हैं। नाव जैसे ही खाल के पास पहुंची, पानी से ठंडी हवा का झोंका उठा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और तभी पानी के बीच से एक सफेद साड़ी पहने औरत का चेहरा दिखा। उसकी आंखें लाल और बाल पूरी गीली होकर चेहरे पर चिपट गए थे। भोलू ने चीख मार दी, ये भूत है। और अगले ही पल उस औरत ने इतना भयानक धक्का लगाया कि पूरा जंगल गूंज उठा। नाव पानी के बीच धीरे धीरे डगमगा रही थी। तीनों दोस्त राकेश, नीरज और भोलू एकदम स्तब्ध थे। उनके सामने खालों के बीचों बीच वो सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके पैर के नीचे पानी उबल रहा था, मानो नदी उसे अपने साथ बहा ले जाना चाहती थी। उसकी आंखें अंगार की जैसे लाल थी और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जिसमें खून टपकता हुआ सा लग रहा था। अचानक उसकी अपनी लंबी हड्डी नुमा उंगलियां नाव की ओर बढ़ाई। नाव जोर से हिलने लगी। भोलू घबरा कर चिल्लाया,
राकेश, ये डुबा देगी, चलो भाग चले। राकेश ने चप्पू पकड़कर पूरी ताकत से नाव घुमाने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति नाव को रोक रही थी। तभी भूतनी ने चीख मारी, कोई 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 मुझे बचाओ, मैं यहाँ डूब रहा हूँ। उसकी आवाज में मदद की गुहार थी, लेकिन अगले ही पल वही आवाज भयानक थैके में बदल गए। नाव पलटने ही वाली थी कि नीरज ने जेब से ताबीज निकाला जो उसकी दादी ने दिया था। जैसे ही उसने ताबीज ऊपर उठाया, भूतनी पीछे हट गई। नाव अचानक स्थिर हो गई। तीनों दोस्तों ने मौका देखकर चप्पू चलाना शुरू किया और पूरी ताकत से गांव की ओर लौट आए। गांव पहुंचकर सब सीधा ओझा बाबा के पास पहुंचे। ओझा बाबा एक बूढ़ा मगर सिद्ध साधक थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो आत्माओं से बात कर सकते हैं। नीरज ने हाँफते हुए सारी बात बता दी। ओझा बाबा ने आंखें बंद की और कुछ देर मंत्र बुदबुदाए रहे थे। फिर बोली, तुम लोगों ने जिसे देखा वो कोई साधारण आत्मा नहीं, वो इस खाल की शापित आत्मा है। सालों पहले यहाँ खून हुआ था। एक औरत को धोखे से इस खाल में मार दिया गया। उसकी आत्मा अब तक मुक्त नहीं हुई है। भोलू ने डरते डरते पूछा, बाबा अब क्या होगा? वो तो हमें मार ही देती। ओझा बाबा ने गहरी सांस ली और बोला, उसका गुस्सा इंसान पर है, लेकिन असली कारण कुछ और है। इस खाल में सिर्फ आत्मा नहीं, यहाँ काला तंत्र भी किया गया था। जब तक वो तांत्रिक शक्ति नष्ट नहीं होती, आत्मा शांत नहीं होगी। राकेश ने धीर आवाज में कहा, तो हमें उस तांत्रिक को ढूंढना ही होगा, चाहे जो हो जाए। ओझा बाबा ने सिर हिलाया और बोला, सावधान रहना बच्चे, ये खेल जिंदगी और मौत से भी बड़ा है। ये सुन के तीनों दोस्तों की आंखों में दर्द था, लेकिन खाल के रहस्य की जानने की आग और भी तेजी से बढ़ चुकी थी। ओझा बाबा की बातों ने तीनों दोस्तों के हिलाकर रख दिया था। राकेश ने ठान लिया कि अब पीछे हटना नामुमकिन है। नीरज हर घटना को अपनी डायरी में लिख रहा था, मानो ये एक रहस्य की परत खोलना चाहता है। भोलू का चेहरा पीला पड़ चुका था, मगर दोस्ती निभाने के लिए उसने भी हामी भर दी। ओझा बाबा ने रात को अपने झोपड़ी में दीपक जलाया और तीनों को बिठाकर खाल की कहानी सुनाई। कई साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी, कमला। कमला बेहद खूबसूरत और नेक दिल थी। वो अपने पति शेखर के साथ सुखी जीवन बिता रही थी, लेकिन गांव के ही एक लालची जमींदार की नजर उस पर पड़ गई। कमला ने उसका साथ देने से मना कर दिया। जमींदार ने गुस्से में आकर कमला पर जादू टोना और तंत्र मंत्र करने का इल्जाम लगाया। गांव वालों अंधविश्वास में अंधे हो गए। एक रात पूरी भीड़ ने कमला को पकड़कर उसी खाल में फेंक दिया। वो चीखती रही, मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसकी चीख आज भी खाल में गूंजती है और तभी से ये खाल शापित हो गई। भोलू कांपते हुए बोला, मतलब ये औरत भूत नहीं, बेगुनाह शिकार है। ओझा बाबा ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। उसकी मौत के बाद जमींदार ने एक काले तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने कमला की आत्मा को
कैद कर लिया ताकि उसकी शक्ति का इस्तेमाल कर सके, इसलिए उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। राकेश की आंखों में गुस्सा था। तो असली गुनहगार वही तांत्रिक और जमींदार की आत्मा है? नीरज ने सवाल किया। लेकिन बाबा, जमींदार तो मर चुका होगा, फिर उसकी आत्मा कहाँ है? ओझा बाबा की आंखों में अजीब चमक आई। उसकी आत्मा अभी भी इस खाल के आसपास भटक रही है और वही कमला को चैन नहीं लेने देती। बात खत्म होते ही अचानक झोपड़ी का दीपक टिमटिमाने लगा। हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा अपने आप खुल गया। दूर से ढोलक और शंख की डरावनी आवाज सुनाई देने लगी, मानो कोई अभी भी काला तंत्र कर रहा हो। ओझा बाबा उठ खड़े हुए। वो यहाँ है, जमींदार की आत्मा। ये सुन के तीनों दोस्त दहशत में एक दूसरे की ओर देखने लगे। बाहर अंधेरे में किसी की परछाई धीरे धीरे खाल की ओर बढ़ रही थी। झोपड़ी के बाहर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में किसी की परछाई धीरे धीरे खाल की ओर बढ़ रही थी। ढोलक और शंख की आवाज़ों जैसे जैसे पास आ रही थी, हवा भारी होती जा रही थी। ओझा बाबा की आंखें लाल हो उठी। उन्होंने तीनों दोस्त से कहा, अब समय आ गया है। आज रात तुम लोग खाल का असली खेल देखोगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये रात मौत से भी ज्यादा खतरनाक होगी। तीनों दोस्त और ओझा बाबा धीरे धीरे खाल की ओर बढ़े। चांदनी में पानी चमक रहा था, लेकिन उसकी चमक डरावनी थी। खाल के किनारे काले कपड़े पहने कुछ लोग बैठे थे। उनके चारों तरफ लाल रंग का घेरा बनाया गया था और बीच में जलती हुई हड्डियां धुआं छोड़ रहा था। उनमें से एक बूढ़ा तांत्रिक ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि चारों तरफ जंगल के पेड़ कांपते हुए लग रहे थे। तांत्रिक के सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत कमला की आत्मा कैद होकर खड़ी थी। उसके हाथ हवा में बंधे हुए थे, जैसे कोई अदृश्य जंजीर उसे रोक रही थी। उसकी चीख दिल दहला रही थी। भोलू डर के मारे कांपने लगा और बोला, राकेश, ये तो सच में काला तंत्र है। हम मर जाएंगे। राकेश ने दांत पीसते हुए कहा, नहीं भोलू, अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। अगर आज इसे खत्म नहीं किया तो ये खाल कभी शांत नहीं होगी। नीरज ने ध्यान से देखा। वो बूढ़ा तांत्रिक और कोई नहीं बल्कि जमींदार की आत्मा को साधने वाला पंडित था। गांव वालों उसे सालों पहले मरा हुआ मान चुके थे, लेकिन सच ये था कि उसने अपनी आत्मा काला तंत्रों के जरिए जीवित रखी थी। ओझा बाबा ने फुसफुसाकर कहा, ये वही है जिसने कमला की आत्मा को कैद किया। इसकी ताकत बहुत बड़ी है और इसे हराना आसान नहीं। तभी तांत्रिक ने आंखें खोल दी। उसकी आंखें कोयले की जैसे काली थी। वो गरज उठा, कौन है मेरे साधनों में खलल डालने आया है? हवा अचानक तूफान बन गई। चारों ओर राख और धुएं फैल गया। तांत्रिक ने हाथ उठाया और अचानक जमीन से कंकाल निकालने लगे। सूखी हड्डियां चीखते हुए उठी और दोस्तों की ओर झपट पड़ी। भोलू चीख पड़ा, ये क्या है? राकेश ने डंडा उठाकर एक कंकाल पर वार किया, लेकिन वो
निकालकर हवा में लहराया। तुरंत कुछ कंकाल राख में बदल गए। ओझा बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमो काल भैरवाय। उनके मंत्रों से खाल का पानी उबलने लगा और काले घेरों की रोशनी डगमगाने लगी। कैद में बंधी कमला की आत्मा चीखते हुए कह रही थी, मुझे मुक्त करो, मुझे इस यातना से बचाओ। उसकी आंखों में खून और आंसू दोनों थे। स्पष्ट था कि वो निर्दोष थी, लेकिन तांत्रिक की कैद ने उसे खून की प्यासी बना दिया था। तांत्रिक हंसते हुए बोला, तुम सब मुझे नहीं रोक सकते। कमला की आत्मा मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं इसे कभी मुक्त नहीं होने दूंगा। इसके जरिए मैं अमर रहूंगा। ओझा बाबा ने तीनों से कहा, अगर कमला की आत्मा को बचाना है तो हमें इस तांत्रिक का घेरा तोड़ना होगा। राकेश, नीरज और भोलू, तुम लोग साहस दिखाओ। आज मौत से लड़ाई है। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हिम्मत जुटाई। राकेश ने सीधे तांत्रिक पर झपट पड़े, उसका मंत्र जाप तोड़ने की कोशिश की। नीरज ने ताबीज को लाल घेरे में फेंक दिया। भोलू ने डरते हुए भी चारों ओर नमक की रेखा बना दी, जिससे कंकल बाहर नहीं आ पाए। अचानक आसमान में बिजली कड़की और पूरी खाल का पानी लाल हो गया। तांत्रिक गुस्से से दहाड़ा, तुम सबकी मौत अब निश्चित है। लेकिन उसी समय कमला की आत्मा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीर तोड़ दी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि जंगल के सारे पक्षी उड़ गए। वो सीधे तांत्रिक पर टूट पड़े। उसके हाथों से निकलती आग ने तांत्रिक के मंत्रों को जला डाला। तांत्रिक दर्द से चिल्ला रहा था, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अमर हूँ। लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे खामोशी में बदल गए। कमला की आत्मा अब भी खाल के बीच खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में नफरत की जगह अब दर्द और शांति झलक रही थी। ओझा बाबा ने कहा, अभी अंत नहीं हुआ है। असली मुक्ति आखिरी रात को होगी। अगर हमने उसे मुक्त नहीं किया तो उसकी आत्मा और भी भयानक रूप ले लेगी। तीनों दोस्त और कमला की आत्मा, सभी को पता था कि अगली रात, पूर्णिमा की आखिरी रात, खाल का सच सामने आएगा। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। पूर्णिमा की चांद आकाश में एकदम सफेद आंख की तरह चमक रहा था। पूरा सुंदरबन मानो डर से कांप रहा है। ओझा बाबा, राकेश, नीरज और भोलू खाल के किनारे खड़े थे। पानी शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर कुछ बड़ा तूफान छुपा हुआ था। ओझा बाबा ने बोला, आज आखिरी रात है। आज या तो कमला की आत्मा मुक्त होगी या फिर ये खाल हमेशा के लिए मौतों का घर बन जाएगी। अचानक पानी उबलने लगा। खाल के बीच से सफेद धुआं उठा और उसके साथ ही कमला की आत्मा प्रकट हुई। लेकिन इस बार वो और भी भयानक लग रही थी। उसकी आंखों से आग की लिपटें निकल रही थी और उसके बाल हवा में सैकड़ों नागों की तरह फरफरा रहा था। उसने चीख लगाई, मुझे मुक्त करो, नहीं तो मैं सबको अपने साथ खींच लूंगी। उसकी आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। पंछी पेड़ों से गिर पड़े और पानी में मछलियां उल्टी होकर मरने लगी। तभी अचानक काले धुएं से एक और आकृति निकली। वो था जमींदार की आत्मा। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें अंगारों जैसे और हाथ में लोहे
लोहे की जंजीर। जमींदार ने दहाड़ा, कमला तू कभी मुक्त नहीं होगी, तेरी आत्मा हमेशा मेरी कैद रहेगी। कमला चीखी और उसके हाथों में बिजली जैसे चमक उठी। उसने जमींदार पर हमला किया, लेकिन जंजीर ने उसे रोक लिया। ओझा बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज गूंजने लगी और चारों तरफ अग्नि का घेरा बन गया। राकेश और नीरज ने पूरा साहस जुटाकर ताबीज और पवित्र जल आत्मा की ओर फेंका। भोलू कपते हुए भी मंत्र दोहराने लगा। जमींदार की आत्मा जोर से चिल्लाई, तुम सब इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन तभी कमला की आत्मा ने अपने पूरे दर्द और गुस्से को एक चीख में बदल दिया। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आसमान फाटने लगा। जंजीर टूट गई। कमला ने जमींदार की आत्मा को पकड़ लिया और उसे खाल के बीच घसीट ले गए। ओझा बाबा ने जोर से मंत्र बोला। अचानक पानी में आग की लपटें उठी। जमींदार की आत्मा चीखते चीखते राख बन गई और खाल के पानी में समा गए। कमला की आत्मा अब शांत दिख रही थी। उसका चेहरा सुंदर और दयालु हो गया। उसने आंसू भरी आंखों से तीनों दोस्तों की ओर देखा और बोली, तुम लोगों ने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं चैन से जा सकती हूँ। उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा और आसमान में विलीन हो गया। सुबह होते ही खाल का पानी पहली बार साफ और शांत दिखा। गांव वालों ने देखा कि अब वहां कोई डरावनी आवाज नहीं आती। जंगल भी मानो सुकून की सांस ले रहा था। ओझा बाबा मुस्कुराए, शाप टूट गया, अब ये खाल भूतिया नहीं रही। राकेश, नीरज और भोलू ने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून भी। लेकिन जैसे ही वो गांव की ओर लौटने लगे, खाल के पानी में एक काली परछाई हिली। किसी की धीमी आवाज आई, ये तो एक बस शुरुआत थी। ये सुन के तीनों दोस्त ने ठिठक गए। क्या सचमुच खाल पूरी तरह मुक्त हुई थी या अंधेरे में कोई और भयानक रहस्य छुपा था? तो दोस्तों, ये थी आज की रहस्यमय और डरावनी दास्तां। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल रूहानी किस्सों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि अगली बार जब अंधेरे से कोई नई दास्तान निकले तो उसकी खौफनाक आहट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली डरावनी रात में। तब तक आंखें खुली रखिए, क्योंकि साए हर जगह है।